ताशफीन मेमन आपके सामने हाजिर है। नाजरीन, नाजिम जोखियो एक ऐसा नाम है जिन्होंने सिंध के माहौलियात को बचाते हुए एक बेरहम सरदार के हाथों कत्ल हो गए। नाजरीन, आज हम प्रेस क्लब में मौजूद हैं। सिविल सोसाइटी सरापा एहतजाज है। आइए जानते हैं इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि नाजिम जोखियो को इतनी बेदर्दी से कत्ल किया गया और जो सरदार हैं वो आज़ाद घूम रहे हैं, तो अभी तक उनको क्यों नहीं पकड़ा गया? क्या समझते हैं? देखिए जी, नाजिम जोखियो का जो मामला है वो सिर्फ नाजिम जोखियो का नहीं है। इस वक्त पूरे पाकिस्तान में और ख़ास तौर पर सिंध में सरदारी और जो वडेरा शाही है उसको एक नई ज़िंदगी दी गई है। उसको एक हथियार बनाया गया है सियासी तौर पे सिंध के लोगों को महकूब बनाने का। और ये जो कुछ इस वक्त हो रहा है सिंध में, सिर्फ ये ठट्ठा में नहीं हुआ है, ये पूरे सिंध में हो रहा है। बेगुनाहों को कत्ल किया जा रहा है, उनकी प्रॉपर्टीज़ पे जो है कब्ज़ा किया जा रहा है, शहरों से लोगों को भगाया जा रहा है ताकि सिंध को दोबारा एक जागीर बनाया जाए। और 25-30 जागीरदार हैं सिंध में, उनके थ्रू पूरे सिंध को कंट्रोल किया जाता है। और इसमें इस्टेब्लिशमेंट भी शामिल है, जरदारी भी शामिल है, ये सब लोग शामिल हैं। इनका तरीक़ाकार यही है कि आप सिंध में जो 28-29 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, हर डिस्ट्रिक्ट को एक दो आप इन बड़े बड़े सो कॉल्ड सरदारों और वडेरों के हाथ में दे दें। उनकी मर्ज़ी से आप एसपी लगवाएं, उनकी मर्ज़ी से आप डीसी लगवाएं, उनकी मर्ज़ी से लोकल एडमिनिस्ट्रेशन चले और वो उस पूरे डिस्ट्रिक्ट को जो है वो कंट्रोल करते हैं और फिर उनके ज़रिए ये इलेक्शन जीतते हैं। तो उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है जिसमें मुस्तकिल सिंध का आम आदमी, गरीब आदमी, वो एक महकूम वाली ज़िंदगी गुजार रहा है। उसकी आज़ादी ख़त्म हो गई है। जो आइन में हमारे बुनियादी हुकूक दिए गए हैं उनकी पामाली हो रही है और ये सब कुछ जमहूरियत के नाम पे हो रहा है। और इसमें ख़ास तौर पे जो मौजूदा हुकूमत है सिंध की, उसका ख़ास इसमें अपना एक रोल है। उन्होंने बजाय भुट्टो साहब के रोटी कपड़ा और मकान और सोशलिस्ट प्रोग्राम के, उन्होंने नियो फ्यूडलिज्म को तक़वियत दी है। ये बेचारा नाजिम जोखियो जो इस वक्त मारा गया है, वो आप देखें क्या है, उसको जिस तरीके से बेदर्दी से मारा गया है और उसके बाद आज तक इन लोगों के ख़िलाफ़ एंटी टेररिस्ट कोर्ट में केस नहीं चलाया गया। वो सिर्फ इसलिए कि वो बेसिकली ये उस सिस्टम का जिसका मैंने जिक्र किया है, ये जो ये कातिल थे उस सिस्टम का हिस्सा हैं। और ये जो सरदार हैं इनका नेटवर्क जो है पूरे पाकिस्तान में है। आप देखें किस तरह बलूचिस्तान के सरदारों ने आके इस सो कॉल्ड जोखियो वाले केस में रोल प्ले किया और उनको बचाया। तो इस वक्त जो गरीब आदमी है, जो महरूम है, जिसकी कोई पूछ सुनने वाला नहीं है, जो अदालतों में भी इसको इंसाफ नहीं मिल रहा, वो इंतहाई मैं समझता हूँ अजियत की ज़िंदगी में गुजार रहा है। और उसके साथ इस वक्त हम सबको यकजहती का मुजाहरा करना चाहिए। जितने भी हमारे पढ़े लिखे लोग हैं, सिविल सोसाइटी के हैं, रिगार्डलेस कि उनकी कौन सी ज़बान है, वो कहाँ रहते हैं, ये हम सब के लिए ज़रूरी है कि हम इस जागीरदारी, इस सो कॉल्ड ये जो मुद्दे खारिज निज़ाम है, इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं। जब तक हम ये नहीं करेंगे, हमारे लोगों का इस पूरे खित्ते का कोई मैं समझता हूँ मुस्तकबिल नहीं है। सबसे पहले तो हमारे पास ये ऐसा रेफरेंस मौजूद है कि जो शाहज़ेब सिद्दीकी केस में हुआ था कि उनके अपने वारसों ने दियत दे के उसको माफ़ कर दिया था और कोर्ट ने भी उनको छोड़ दिया था। बाद में जब सिविल सोसाइटी उठी और दुनिया के मज़ीद HRCP और दुनिया के और फोरम पे बात हुई तो ये केस 100 मोटो में कन्वर्ट हुआ। बुनियादी तौर पे हमारा जो एहतजाज इसकी जो मैंने कॉल दी थी एहतजाज की, उसके सबब यही था कि हम इस केस को CJP से ये अपील करना चाहते हैं कि इस केस को विथ रेफरेंस टू शाहज़ेब सिद्दीकी केस इसको 100 मोटो में कन्वर्ट किया जाए, क्योंकि ये जब 100 मोटो में कन्वर्ट होगा तो फिर न अफजल जोखियो का 164 का कोई मुदाखलत होगी, न कोई और वडेरा मुदाखलत कर पाएगा, न किसी को और कोई गवर्नमेंट की कोई मशीनरी इसमें मुदाखलत कर पाएगी। लिहाजा हुकूमत पाकिस्तान इसको 100 मोटो में तब्दील करे, रियासत पाकिस्तान खुद इसकी फरियादी बन जाए। सर, उनकी अहलिया को और उनकी वालदा को भी धमकियाँ मौसूल हुई हैं, तो वो इस वक्त कहाँ हैं? हमें जहाँ तक ये मालूम हुआ है कि उनके ऊपर सख्ती की गई। एक तो मुसलमान के अंदर वो एक हमारा जो ला है इद्दत का, वो इद्दत का भी एक वो है। इसी वजह से हम ज़्यादा उनको वो प्रेशराइज नहीं कर रहे कि भाई आप हमें हमारी बहन शीरीन जोखियो से मिलाएं, बात करवाएं। शुरुआती दिनों में तो उनसे मुलाकात हुई थी, लेकिन बाद में उनसे मुलाकात नहीं हो पा रही।
اور ابھی یہ پتہ ہے کہ وہ ابھی گھر میں ہے، لیکن کچھ اندازہ نہیں ہے کہ اس پہ کیا ٹارچر ہو رہا ہے، اس کی کیا اس کی مینیپولیشن کیا ہو رہی ہے، یہ ہمیں کچھ اندازہ نہیں اس طرح کا۔ اچھا، سردار کیفر کردار تک پہنچ جائیں گے؟ ہمیں کبھی امید ہے، کیونکہ یہ نہ پرانا دور ہے، نہ یہ وہ پرانی سندھ ہے، یہ آج کی اور آج کے دور کی نئی سندھ ہے جو سوشل میڈیا کی پیداوار ہے، جہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ سوشل میڈیا کی طاقت کی توسط سے بڑے بڑے جو ہے معرکات ہم نے سر کیے ہیں، جیسے بلدیاتی دوہرا مکانی نظام تھا، اس کو ہم نے ریجیکٹ کر کے دکھایا، اور بھی کئی مسائل ہیں جس کو ہم نے کافی کامیابی سے حل کیا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل معمولی معاملات ہے۔ میری بیرسٹر سے جتنے بھی پاکستان کے ٹاپ وکلا ہیں ان سے بات ہوئی ہے، آج کے بعد ہم جو ہے وہ ایک پاکستان کے ٹاپ کے وکلا کی ایک میں نے میٹنگ کال کی ہے، اور اسی میٹنگ میں ہم وہاں پہ طے کریں گے کہ ہم نے مزید کون سے اسٹیپ کی طرف جانا ہے۔ بتائیے، ناظم جوکھیوں کو انصاف مل پائے گا؟ اگر اس طریقے سے جس طریقے سے سندھ سجاگ ہوئی ہے تو انصاف مل جائے گا۔ اگر یہ سول سوسائٹی اور وکیل حضرات پیچھے ہٹ گئے تو پھر قاتل اپنا سر بلند کر کے گھومتے رہیں گے۔ اگر اس طریقے سے اسٹرائک ہوتی رہے گی اور سول سوسائٹی بھی اس طریقے سے نکل پڑی ہے، اور اس کے جو ناظم کے خاندان والے ہیں ان کو اگر تحفظ دیا جائے گا تو ان کافروں کو کفر کردار تک پہنچا سکتے ہیں۔ اگر ان کو سیکورٹی سسٹم نہیں دیا جائے گا تو میرا خیال ہے پھر ان کے لیے پرابلم ہوگا۔ ناظم کی فیملی کو خطرہ ہے، جو ان کو تالے لگا کے باہر سے وہی لوگ، وہ قاتلوں کے لوگ ہیں جو قبضہ کر کے کھڑے ہوئے ہیں، ان کو بولتے ہیں کہ معاف کرو، آپ کو بنگلہ دیتے ہیں، آپ کو کروڑ روپیہ دیتے ہیں، آپ ان سے ہاتھ نکالو۔ ان پہ بہت پریشر ہے۔ وکیل حضرات پورا اپنا زور لگا رہے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ انصاف ان کو مل جائے گا۔ ناظم جوکھیوں کا جو بے دردی سے قتل ہوا ہے نا، اس کے سر پہ جو ڈنڈے مارے گئے تھے، وہ بھی اگر آپ سے کوئی دیکھ لیتا تو پریشان ہو جاتا۔ اس کی ایک بھی پسلی بچی ہوئی نہیں تھی، سب پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی۔ میرا خیال ہے اس کی جگہ کوئی بھی فارغ نہیں تھی جہاں پر اس کو تشدد نہیں کیا گیا تھا۔ ایون اتنے قدر کہ جو ریڈیو اور ٹی وی کو ٹانکے لگاتے ہیں نا، وہ جو کاوے ہوتے ہیں، وہ کاوے گرم کر کے اس سے جلایا گیا تھا، اس کو کاوے گرم کر کے ان سے بھی جلایا گیا تھا۔ بہت تشدد کیا گیا تھا۔ وجہ کیا بنی تھی؟ کیوں ان کے اوپر تشدد ہوا؟ جو بنی تھی، یہ ایک بدو، عرب جو ہیں جو شکاری ہیں ان کو ہم بدو کہتے ہیں، بدو، ہاں، وہ بدو آیا تھا شکار کرنے۔ اب شکار کرنے والا شکار کرتے کرتے ان کے گوٹھ میں آ گیا۔ ہاں، ایک تلو ادھر بھاگ کو آ گیا، تلور پکھی ہے، وہ بھاگ کے آ گیا، اس کے پیچھے آیا تو اس نے روکا کہ ہماری فیملی ہے، ہمارے بچے ہیں، آپ وہ کرو کہ ہمارے کسی بچے کو کوئی گولی نہ لگ جائے یا کوئی نقصان اور نہ ہو جائے، آپ شکار باہر کرو جا کے۔ اس بات پہ اس نے اس کے موبائل بھی چھینا، اس سے منہ ماری کی۔ اس کے بعد سردار صاحب کو غصہ آیا، جس نے آ کے اس کو رات کو منگوا کے اس کا بھائی جو ہے وہ لے گیا ہے، لے جا کے بھائی کو مروا دیا۔ ہم افضل پہ بھی بہت ناراض ہیں کہ بھائی تیرے کو ساری رات مارتے رہے، تو گھر آ کے سو گیا ہے۔ شرم اس کے بھائی کو بھی آنا چاہیے۔ یعنی کہ سرداروں کے آگے کوئی بول نہیں سکتا؟ نہیں، سردار دیکھو وہاں پر اپنا ان کا اگر میڈیا جا سکے، جا کے دیکھے تو ان کے لاک اپ بنے ہوئے ہیں، بندے کو اندر کر کے سریے لگے ہوئے ہیں، جیسے لاک اپ ہوتا ہے تھانے کا، اس طریقے سے تالے لگا کے لاک اپ بنایا ہوا ہے۔ ان کی مرضی ہے، قانون ان کا جیسے اپنا ہے، وہ جیسے جج بھی ہیں تو ایس ایس پی بھی ہیں، ایس ایچ او بھی ہیں، جو چاہیں اپنی مرضی سے 50 دن 40 دن بندے کو بند کر کے تشدد کر کے اتنا اس کو ڈرا دھمکا کے ہاتھ نکالتے ہیں کہ وہ دوبارہ آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ سکتا۔ یعنی جو ان کے سامنے کھڑا ہوگا وہ ان کو بے دردی سے مار کے قتل کر دیں گے اور ان کی فیملی کو بھی تباہ کر دیں گے، سرے عام کر دیں گے۔ ان کو کوئی کہنے والا نہیں تھا۔ اب سندھ کی عوام اٹھی ہے اور سول سوسائٹی اور وکیل حضرات جو اٹھے ہیں، تو سندھی قوم کا کچھ ہمیں تھوڑا بہت بچا نظر آ رہا ہے کہ ابھی یہ جو قانون دان اٹھے ہیں یہ کچھ نہ کچھ تحفظ کر سکتے ہیں۔ جی سر، میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ ہمارا قانون اتنا کمزور ہے کہ ابھی تک مجرم کیفے کردار تک نہیں پہنچ سکے۔ اصل میں کیا ہے کہ یہ صدیوں کا سلسلہ ہے، اور یہ سلسلہ جو ہے بیسیکلی بنیادی طور پر عوام کو محکوم اور مظلوم عوام جو ہماری ہے اس کو مزید اپنے شکنجے میں اس کو جکڑنے کے لیے یہ حاکم قوتیں، خاص طور پر استحصالی اور استعماری، کیونکہ میں یہ کلیم کرتا ہوں، دعویٰ کرتا ہوں اور یہ اپنا الزام دیتا ہوں ان پر کہ ریاست ان غاصبوں کی سرپرستی کر رہی ہے، ان ریاست جو ہے وہ ان رہزنوں کی سرپرستی کر رہی ہے۔ آج تک جو شہید ناظم جوکھیوں
के कत्ल से के बाद जो कानून के मुताबिक अमल होना चाहिए था वो नहीं हो सका, तो उसका बुनियादी सबब ये है कि सिंध सरकार और रियासत उनकी सरपरस्ती कर रही है। किनकी? उन रहजनों की, उन सरदारों की, जागीरदारों की। क्यों? कि उनको हाकिमियत करने के लिए, अपना तसल्लुत बरकरार रखने के लिए इन गासिबों की ज़रूरत है। सिंध में जागीरदारों की ज़रूरत है, इन सरदारों की ज़रूरत है। एक आम गरीब मिस्कीन की कोई ज़रूरत इनको नहीं। कि ये अवाम की कोई इनको परवाह नहीं। वो कहते हैं कि इनको खुश रखो, इनको मज़ीद ताकतवर करो कि ये अवाम को मज़ीद अपने क़ुव्वत के साथ दहशतगर्दी करें और दहशतगर्दी करके हमारे लिए काम करें। तो हम ये इल्ज़ाम देते हैं और उसके साथ ख़बरदार भी करते हैं कि रियासत भी अपना रवैया तब्दील करे और कि सिंध गवर्नमेंट जो ये सहूलतकार बनी हुई है इन रहजनों, इन कातलों की, उन का अपना के रवश तब्दील करके और ये हकीकी जो इंसाफ है वो शहीद नाज़िम जोखियों के हवाले से वो अदा करे। अगर नहीं तो हम जो सिंध की सियासी, समाजी और के सिविल सोसाइटी, ये वकील बरादरी, ये साफ़ी, ये जो भी हैं, हम बहैसियत कौम इनके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। तो फिर इनको छुपने की कोई जगह नहीं मिलेगी। ये बताइए कि यहाँ पर कातिलों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है और जो मकतूल हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं हो रहा, क्या वजह है? असल में उनको ज़रूरत इन कातलों की है, इन रहजनों की है, इन सरदारों की है, इन जागीरदारों की है। क्यों? इसलिए कि वो अपने इस जुल्म के सिस्टम को, इस अपने जुल्म के राज को मज़ीद करना चाहते हैं। उसको वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना एक किरदार अदा करके वो कहते हैं कि एक आम आदमी, गरीब मिस्कीन जो है उसको वो हमारे काम का नहीं है। उनके काम का वो एक जागीरदार। हर ज़िले के अंदर मैं कहता हूँ कि आप सर्वे करें कि हर ज़िले के अंदर कई जागीरदार हैं, कहीं 8 हैं, कहीं 10 है, तो फिर उनके कारिंदे हैं। तो उनका राज, तो ये जो ऊपर बैठे हुए रहज़न आला हैं, वो रहज़न आला कहते हैं कि हमारा हर ज़िले के अंदर सिंध में एक रहज़नों का जो गिरोह है, जो एक गैंग है, उन गैंग की हम सपोर्ट करें। तो इस वजह से ही वो ये कर रहे हैं कि उन चंद लोगों को, वो उन खून ख्वार जो हैं रहज़न, उन लोगों को ये क़ुव्वत बख्श रहे हैं। तो इस वजह से ही कानून आइन की इन्होंने हमेशा क़याम पाकिस्तान से लेकर आज तक, ये मैं तो कहता हूँ कि अंग्रेज़ का जो ग़ुलामी का दौर था, उस दौर में जो जुल्म होता था, जो नाइंसाफ़ी होती थी, आज उससे भी है ज़्यादा। तो हम कहते हैं कि हम पाकिस्तान इसलिए बनाया था कि हमारा आम गरीब मिस्कीन जो आदमी है वो आज़ाद हो, खुशहाल हो, इज़्ज़त हो, नफ्स, ये हर किस्म की कि आज़ादी से सरशार हो। लेकिन इन्होंने हमारे पाकिस्तान के अवाम को इन्होंने ग़ुलाम बना के रखा। नाज़िम जोखियों को बहुत बेदर्दी से कत्ल किया गया, क्या उसको इंसाफ मिलेगा? इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगा। अगर हमने हक सच की आवाज़ और तेज़ की। ये मर्डर उनका नहीं है, उनके रिश्तेदारों का नहीं है। ये मर्डर हमें भी यानी कि थ्रेड है, हमारे लिए भी थ्रेड है, क्योंकि ये सरदार ऐसे ही करते आए हैं। ये आज का सोशल मीडिया का दौर, बाशऊर लोगों का दौर, ये वो वक्त है जब ये खून जो है नाहक ये सबके सामने आ गया, सोशल मीडिया के ज़रिए आ गया। उसने अपनी वीडियो वायरल किसी को भेजी, जो ही सबूत है, जिसकी वजह से ये सब कह रहे हैं। क्योंकि
सरदार ऐसे ही करते आए हैं। इस बेचारे को 217 जख्मों के निशानात थे, अकॉर्डिंग टू पोस्टमार्टम रिपोर्ट 217। और यानी कितना मारा होगा इसको, यानी डंडों से मार मार के उसको मारा गया, कोई गोली मारो वो अच्छा है। यानी हमेशा ऐसी दहशत फैलाते आए हैं ये सरदार, हमेशा। क्योंकि फिर ऐसी देखकर उनकी राया क्या करेगी, वो हमेशा चुप हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। हमारे सिंध में जो सिस्टम चल रहा है वो तबाही की तरफ जा रहा है मुकम्मल तौर पर। अगर हमने आज भी इस दौर में इनको चैलेंज नहीं किया तो ये हम पर काबिज हो जाएंगे। हम पढ़े लिखे होकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे, इनके आगे जी हुजूरी करेंगे। ये गुलाम दर गुलाम बना रहे हैं, ये किसी के गुलाम हैं और हमें भी गुलाम बनाया हुआ है। क्योंकि ये हमेशा से चाहते हैं कि कोई न पढ़े, कोई तालीम हासिल नहीं करे। ये भी देखें, ये जो नाजिम जोखियों की बीवी है वो भी किसी सरदार के घर में मासी काम करती है। यानी ये नहीं चाहते कि तालीम से शऊर आता है, ये उसके दुश्मन है। ये सिर्फ ये चाहते हैं कि ये हमारे गुलाम रहें। इंशाल्लाह जिस तरह से सब लोगों ने, ये किसी सिंधी का मसला नहीं है, ये पूरे इंसान ज़ात का मसला है, ये उर्दू स्पीकिंग का मसला है, पंजाबी का मसला है, सबका मसला है कि हम हक सच के लिए आवाज़ उठाएं। क्योंकि ये वडेरे तो सिंधी हैं, हम क्यों उनके खिलाफ हैं? वो इसलिए हैं कि ये जालिम इस तरह के जुल्म कर रहे हैं जो समाज के लिए बहुत बड़ा खतरा है। अच्छा, नाजिम जोखियों की एहलिया और वालदा को भी धमकियां मौसूल हो रही हैं, क्या ये बात सच है? बिल्कुल है, बिल्कुल ये बात सच है। क्योंकि उनकी सारी बातें वो खुद वायरल हुई हैं, खुद वीडियो पर आई है कि नाजिम जोखियों के साथ जो भी हुआ उसके बाद ये सरदार किसी को थोड़ी छोड़ेंगे। जो भी उनके गले में फंदा डालने की कोशिश करेगा ये उसके पीछे पड़ेंगे, चाहे मैं हूँ चाहे आप हो। वो तो बेचारे उनके घर की है, उन पर तो ये इतना बड़ा उस मसला है। उसके बच्चों को भी थ्रेड है, मासूम बच्चों को कि तुम्हारे बच्चे, वो तो गया ही गया, नाजिम जोखियों तो मर गया, तुम्हारे बच्चों का क्या होगा? कितने बच्चे उनके? 3 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, यानी उनका मासूम बच्चे हैं। यानी बड़े से बड़ा जो है 3.5 साल का है। यानी ये इतने मासूम बच्चे, उनको वो थ्रेड ये कहाँ मौजूद है, महफूज हैं वो लोग? अभी मेरे ख्याल मेरा अभी राब्ता नहीं हुआ है, क्योंकि पहले था। उस बेचारे ने मुझे कहा था मुझे आप हक दिलवाओ, इंसाफ दिलवाओ, मुझसे बात की थी। वो अपने वकील जो दूसरे उसके दोस्त थे उनसे खुश नहीं थी कि क्योंकि उन्होंने ये कर दिया 164 चेंज कर दिया, तो इस वजह से वो अपने देवर और उन वकीलों से नाराज़ थी। अस्सलाम वालेकुम। जिस बेदर्दी से नाजिम जोखियों का कत्ल हुआ है, तो आपको क्या लगता है कि ये हमारा निज़ाम, सरदार और वडेरे कुछ भी कर सकते हैं, किसी को भी कत्ल कर सकते हैं आराम से और कोई उनको पूछने वाला नहीं होगा? ये सिलसिला सरदारों, वडेरों, जागीरदारों की तरफ से इसलिए जारी है क्योंकि पीछे भी इन्होंने जो काम किए हुए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल काबिल चांडियो एक नौजवान था, उसको मार दिया गया। तानिया खासकेली का मर्डर है, वो हमारे सामने है। ये कोई पहला वाक़या नहीं है, लेकिन बदकिस्मती से होता यह है कि कातिल कंप्लेनेंट की साइड से छूट के आ जाता है या इस सिस्टम की तरफ से छूट के आ जाता है। तो जो लोग ताकतवर लोग हैं अपना इन्फ्लुएंस यूज़ करके कत्ल करके बाहर निकल के जाए, और साथ ही साथ एक सबक बन जाता दूसरों के लिए, आप मारो यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है। तो हमारा आज सिविल सोसाइटी का यहाँ आने का मकसद ये है कि इस केस में भी इस तरह होने जा रहा था कि कंप्लेनेंट पीछे हट रहा था। तो हमने ये अपना मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि अगर कंप्लेनेंट हट भी जाता है तो भी हमारा सिविल सोसाइटी का एक रोल बनता है, क्योंकि ये जो मर्डर हुआ है इसका असर तो मेरे ऊपर भी हुआ है, मेरे घर पे भी हुआ है, हमारे पूरे सोसाइटी के ऊपर हुआ है। तो कातिल को इस तरह से अगर आप आज ये बचाएंगे, कल 10 कातिल और आएंगे, लेकिन अगर किसी एक को पकड़ के कैफर किरदार तक पहुंचाया जाएगा तो 10 वडेरों, 10 जालिमों के लिए बहुत बड़ा सबक होगा। हमने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खतूत लिखे हैं कि वो 100 मोटे नोटिस लें, और हम वकीला जितने भी, हम एक पिटीशन का भी सोच रहे हैं कि हम न्यूट्रल सिविल सोसाइटी की तरफ से एक पिटीशन दाखिल करें। तीसरा हमारा यह है कि हम पॉलिटिकल आज की जो मूवमेंट है इसको पूरी सिंध में कंटिन्यू रखेंगे, और इंशाल्लाह ताला जब तक जागीरदारी निज़ाम रहेगा हम उसको चैलेंज करते रहेंगे। आपको क्या लगता है इंसाफ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? देखें, जिस तरह से सिविल सोसाइटी का प्रेशर है, आज एक न्यूट्रल कॉल पे हज़ारों लोग पूरी सिंध में निकले हैं। अगर ये प्रेशर कायम और दायम रहता है तो मैं बिल्कुल पुरुमीद हूँ, अगर इस जज्बे के साथ मीडिया, वकला और पढ़ी लिखी सिविल सोसाइटी आती रहेगी तो ज़रूर इसका कोई ना कोई रिजल्ट निकलेगा। अच्छा
नाजिम जोकियों की बेवा को और उनकी वालदा को भी धमकियां मौसूल हुई हैं। बिल्कुल, ये भी क्योंकि हमारे जो वकला हैं, लेडी वकला हैं, उनके साथ भी और आपने मेरे भी बड़ा खौफजदा हैं वो इस मामले के ऊपर। और आपको ये पता पड़ा होगा 2-3 दिन से उनका नंबर बन जा रहा है, फिर वो मीडिया से भी डिस्कनेक्ट हो गई हैं। तो हमें ये भी खदशा है कि उनको डराया धमकाया जा रहा है ताकि वो आगे कंप्लेन ना बन जाए। नाजिम जोकियों को इतनी बेदर्दी से कत्ल किया गया, तो आखिर क्या वजह है कि अभी तक उनको इंसाफ नहीं मिल सका? बात यह है कि नाजिम जोकियों जो है यहाँ पर सिंध में जो सरदारी सिस्टम और जागीरदारी सिस्टम मौजूद है, जो पूरी दुनिया से ख़त्म हो गया। बदबूदार सिस्टम, जैसे कि कोई बदबूदार लाश होता है या कोई खड़ा हुआ पानी होता है जिससे बार बार बदबू आती है और वो आम पब्लिक जिससे सफ़र करना पड़ता है पब्लिक को, ऐसे ही जागीरदारी और ये फ्यूडलिज़म जो है यहाँ सिंध में एक नासूर बन चुका है, एक बदबूदार निज़ाम बन चुका है जो बार बार कभी उमर रुबाब जैसे बच्चियों को यतीम बना रहा है, कभी नाजिम जोकियों की वनी को बेवा बना रहा है, कभी फहमीदा सियाल जैसी जो औरत है उनको कत्ल करा रहा है। और यही सिस्टम है जो हमारे इंसाफ के आगे रुकावट बना हुआ है। ये क्योंकि हमारे जो फ्यूडल से यही MNAs और MPNAs बने हुए, इनका ही बना हुआ ला है। वही ला जो है वो नाजिम जोकियों और फहमीदा सियाल जैसे मजलूमों को इंसाफ देने में रुकावट बना हुआ है। लेकिन हम जो वकील हैं और जो कानून रूल ऑफ लॉ की बात करने वाले सिविल सोसाइटी के जो सारे आज यहाँ जमा हुए, हमारे सारों का यही मुतालबा है और यही ख्वाहिश है और हम जदोजहद भी कर रहे हैं इसके लिए कि नाजिम जोकियों को, उमर रुबाब जो भी ये जिनके साथ जुल्म हुआ है, जो भी मजालिम है, उनके साथ खड़े और उनको इंसाफ दिलाएं। हम लोग ये समझते हैं कि अफजल जोकियों को जो कि उन्होंने ख़रीद लिया है ना, तो वो ये समझ रहे हैं कि मतलब इस अफजल जोकियों के साथ ही इस पूरे केस को ही दफन कर दिया जाए। तो इसी वजह से हम लोग सिविल सोसाइटी वाले और पॉलिटिकल जो एक्टिविस्ट थे, हम सब ने सोचा क्योंकि सिंध एकदम से उठ खड़ा हुआ है इस केस को लेकर और ये वडेरा शाही और जागीरदारी निज़ाम के बिल्कुल ख़िलाफ़ एक जदोजहद चल पड़ी है। तो अफजल जोकियों कौन होता है जो इस पूरी स्ट्रगल को ख़त्म कर दे? क्या हम लोग सारे के सारे उस एक बंदे के पीछे तो नहीं थे ना। इसलिए हम लोग ये उनको सबक देना चाहते हैं और उनको ये इन्फॉर्म भी करना चाहते हैं कि एक अफजल जोकियों को ख़रीद कर आप पूरे सिंध का जो शऊर है उसको दफन नहीं कर सकते। हमने इसीलिए अपने वकला दोस्तों को, सिविल सोसाइटी को और पॉलिटिकल जो एक्टिविस्ट हैं उन सब को मिलाकर एक नई स्ट्रगल शुरू करने का एक मतलब मकसद से सोचा है। और 2 दिन पहले हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आज जो है हम उसी की एक कड़ी है ये जो हम आज एहतजाज कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे और आगे लाए अमल हैं जो कि इस एहतजाज के अंदर आपको बताएंगे। तो ये सारी चीज़ें इसलिए हैं कि मतलब ये वडेरा शाही का एक ख़ात्मा किया जाए। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा कि फहमीदा सियाल जो थी, हमारी नौजवान जो एक यूनिवर्सिटी की तालिबे इल्म थी, उनके साथ क्या हशर किया गया, ये भी एक वडेरा शाही की एक किस्म है। इससे पहले नम्रता थी, उनके साथ ये हुआ। इससे पहले जो है वो शाहजेब थे। आपको क्या लगता है इनको इंसाफ मिलेगा? जी इंसाफ यहाँ पर पाकिस्तान में एक ये तो बहुत बड़ा सवाल है कि इंसाफ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसी वजह से हमने जितने हमारे कानूनी माहिर थे, जो लॉयर्स थे, लॉयर विंग्स थे, उन सबको हमने शामिल किया है और उन सबको साथ बिठा के एक ऐसा कोई रास्ता निकालना चाह रहे हैं हम कि जिससे मतलब इंसाफ के करीब तरीन मरहले पे हम पहुँचे। जी नाज़रीन, हमने बात की सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों से और सियासी जमातों के नुमाइंदों से। नाज़रीन, उनका यही कहना था कि शहीद नाजिम जोकियों का खून रायगा नहीं जाएगा। नाज़रीन, इसी के साथ दीजिए अपनी मेज़बान को इजाज़त। खुदा हाफिज़।